नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। चंडीगढ़ के पीजीआई में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों के विशेष बोर्ड द्वारा की जा रही है, जिसमें फॉरेंसिक और बैरिस्टिक एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है ताकि जांच में कोई भी पहलू अनदेखा न रहे। परिवार की सहमति के बाद उनके सदस्य भी पोस्टमार्टम प्रक्रिया के दौरान मौजूद है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन और जांच एजेंसियां लगातार संपर्क में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, आज आईपीएस पूरन कुमार की वीडियोग्राफी के जरिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, तो कब तक ये पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा? देखिए ज्योति, आज जो हरियाणा के एडीजीपी जो मृतक पूर्ण कुमार थे, उनकी सुसाइड का 9वां दिन है और आज उनका जो अंतिम संस्कार करने की उम्मीद है। फिलहाल चंडीगढ़ पीजी के अंदर मृतक को चल रहा है, क्योंकि शव करीबन 9 दिन पुराना हो चुका। तो ऐसे में अलग तरीकों से जो है कहीं न कहीं जो शरीर के जो है हिस्सों के अलग अलग जो है साइड पे लिए जाएंगे। अगर मौके की बात करें तो ऑटोप्सी, बैलिस्टिक एक्सपर्ट और काफी लोग जो जितनी एक पूरी कमेटी बनाई गई थी, वो मौके पर जो है पहुंची गई है और उम्मीद करते हैं कि एक या 1.5 घंटे तक जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो पूरी हो जाएगी। जहां तक बात करें तो जो मृतक की पत्नी आईएएस अमित कुमार है, वो भी मौके पर मौजूद है और उन्होंने आज सुबह जो है वो चंडीगढ़ पुलिस को अपने पति की जो वाई पूर्ण कुमार है उनके पोस्टमार्टम की जो है इजाजत दे दी थी। वरना आज जो वरना ये मामला लंबे समय से जो है वो कहीं ना कहीं उठापटक जिसमें चल रही थी और कल ही जो है वो देश के नेता राहुल गांधी भी इस मसले पर पहुंचे थे, चिराग पासवान भी पहुंचे थे परसों की बात पे। तो काफी जो है वो राजनीतिक दलों के बड़े नेता और संगठनों के नेता जो है कहीं न कहीं पहुंचकर जो मृतक एडीजीपी के परिवार है उनको अपनी सांत्वना दे रहे थे। जी ओपी, और बात करें कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आएगी, तो इसकी समय संभावना कब तक ये बताई जा रही है पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आने की? देखिए फिलहाल ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो सुसाइड किए हुए जो है वो 9 दिन हो चुके हैं और शव में काफी जो है वो रासायनिक जो बदलाव है वो भी हो चुके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक हाई प्रोफाइल मामला, एक वीआईपी है, एक एडीजीपी है, उनकी मौत का मामला है, उनकी पत्नी जो है आईएएस है। तो ऐसे में जो फोरेंसिक टीम है वो पूरी गहराई से छानबीन कर ही इसकी रिपोर्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि शायद 1 हफ्ते तक इस मामले में जो है वो जांच रिपोर्ट सामने आ सकती है। उसके बाद ही जो पुलिस की एक जांच की कार्रवाई है उसको एक दिशा मिलेगी। फिलहाल पुलिस जो भी तथ्य हैं उनको खंगालने में जरूर लगी हुई है। एसआईटी जो बनाई हुई है वो खंगालने में जरूर लगी हुई, लेकिन उसको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही एक सही दिशा मिलेगी। उसके बाद ही जो है कुछ कहा जा सकता है। जी ओपी, ये मामला जो है हरियाणा ही नहीं पूरे देश भर में एक सेंसिटिव मामला बना हुआ है। तो बात करें जब आज इसका पोस्टमार्टम शुरू कर दिया गया है आईपीएस पूर्ण कुमार का, तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी की गई है इसको लेकर? देखिए ज्योति, करीबन 9 दिन पहले उन्होंने सुसाइड किया था और करीब 4-5 दिन पहले जो मृतक पूर्ण कुमार है उनके शरीर को पुलिस की तरफ से सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल से लाकर जो पीजीआई में जो शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद से कहीं ना कहीं जो पीजीआई का जो मोर्चरी डिपार्टमेंट है, मोर्चरी विभाग है, उसके आसपास भारी तादाद में जो सुरक्षा जो है तैनात थी और किसी भी तरह के अनजान शख्स अंदर जाने की जो है अनुमति नहीं की। सिर्फ जो रूटीन के जो पोस्टमार्टम उसके अंदर रहते उन्हीं को अनुमति थी। तो एक तरह से कहीं ना कहीं पुलिस इस बात की गंभीरता समझती थी और पहले से ही जो है वो
सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए थे। आज जो सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा देखने को भी मिल रही है। जी, और अभी एक और मामला सामने आया है जिसमें एएसआई ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसने वीडियो के जरिए ये आरोप लगाए हैं कि जो आईपीएस पूर्ण कुमार है उसने सुसाइड इसलिए किया है क्योंकि उनके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। वो खुद को बचाने के चक्कर में उन्होंने आत्महत्या कर ली ताकि उनके ऊपर कोई भी दाग न आए। तो इस मामले में क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जो कि फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इस मामले में कि रोहतक में जो एक एएसआई लाटन ने खुद को गोली मारी है और उन्होंने वाईपीएस पूर्ण कुमार और उनके जो गनमैन कुलदीप थे उनके ऊपर जो करप्शन के या किसी तरह के आरोप लगाए हैं, उससे वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या का मामला जो है वो कहीं न कहीं एक पेचीदा जो होता जा रहा है और अब जांच किस दिशा में बढ़ेगी सरकार के ऊपर जो है कहीं न कहीं निर्भर होगा, क्योंकि अभी तक हरियाणा सरकार की तरफ से रोहतक में जो साइबर क्राइम के जो एएसआई थे उनके द्वारा जो आत्महत्या की है और आत्महत्या से पहले एक 4 पेज का सुसाइड नोट और करीब 6 मिनट का जो सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, तो उसके बाद अभी तक सरकार की तरफ से जो इस मामले को और वाई पूर्ण कुमार की मौत के मामले को लेकर कहीं न कहीं भी जो कनेक्ट नहीं किया गया है और हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल पूरे जो एक सामान्य मौत के तौर पर इस मामले को लेकर, हालांकि अगर शव की बात करें तो मृतक जो एएसआई लाटे थे उनके शव को जो है वो जो परिजन है उसमें साथ ले गए हैं और उनका भी कहना है कि जब तक आईएएस अवनीति कुमार जो मृतक पूर्ण कुमार की पत्नी है उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता है तब तक जो इस मामले में जो शव का संस्कार निकलेगी, तो मामला भी पेचीदा होता जा रहा है। तो बहरहाल अब देखने वाली बात यह कि सरकार इस मामले के अंदर किस तरीके से जो है वो निपटने की कोशिश करती है। जी ओपी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में पराली के अवशेष जलाने को लेकर अब तस्वीर बदल रही है। यमुनानगर जिले में कृषि विभाग के 10 साल के लगातार प्रयास आखिरकार रंग ला रहे हैं। इस बार यमुनानगर में पराली जलाने का सिर्फ एक ही मामला सामने आया है, जबकि पहले ऐसे मामलों की संख्या दर्जनों होती थी। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आदित्य डबास ने बताया कि किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और आधुनिक मशीनों की मदद से पराली न जलाने के विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही जिले में 15 बेलन मशीनें और 4.5 करोड़ की आधुनिक मशीनें दी गई हैं। वहीं किसानों को पिछले साल 12 करोड़ की सब्सिडी दी गई थी और इस बार 30 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। विभाग का कहना है कि अब किसानों के पास पराली न जलाने के लिए पर्याप्त विकल्प है, जिससे कि यमुनानगर पराली मुक्त जिला बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में पराली के अवशेष जलाने को लेकर पिछले कई वर्षों से सरकार और प्रशासन गंभीर नजरिया अपनाए हुए हैं। खेतों में पराली जलाने के बढ़ते वायु प्रदूषण और लोगों की सेहत पर पड़ रहे असर को देखते हुए कृषि विभाग ने लगातार किसानों से अपील की है, लेकिन शुरुआत में किसानों के पास पराली न जलाने के विकल्प बहुत सीमित थे। किसान अक्सर रात के अंधेरे में या सुबह सुबह पराली जलाकर अपनी अगली फसल की तैयारी में लग जाते थे। इससे वातावरण में धुआं फैलता, सांस की बीमारी बढ़ती और हवा की गुणवत्ता पर बेहद बुरा असर पड़ता था। लेकिन अब तस्वीरें बदल रही हैं। हरियाणा के कई जिलों में कृषि विभाग के 10 साल के लगातार प्रयासों ने आखिरकार रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस बार जिले में पराली जलाने का सिर्फ एक मामला सामने आया है। पिछले वर्षों की तुलना में ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि पहले इसी अवधि में दर्जनों मामले सामने आया करते थे। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आदित्य डबास के मुताबिक ये उपलब्धि किसानों की जागरूकता और सरकार की नीति दोनों की संयुक्त सफलता है। विभाग ने पिछले 10 सालों में किसानों को लगातार ये समझाने का प्रयास किया कि पराली जलाना प्रदूषण और मिट्टी दोनों के लिए नुकसानदायक है। किसानों पर जुर्माना लगाया गया, मामलों में कार्रवाई भी हुई, लेकिन साथ ही सरकार ने उन्हें
पराली के विकल्प के रूप में आधुनिक मशीनें और सब्सिडी देकर राहत भी दी है। फिलहाल 15 बेलन मशीनें और 4.5 करोड़ रुपए की 3 आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, जिनकी मदद से खेतों में बचे पराली के अवशेष को जलाने की जगह मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इसके अलावा किसानों को पिछले साल पराली न जलाने पर 12 करोड़ की सब्सिडी सीधे उनके खातों में दी गई थी, जबकि इस साल सरकार ने 30 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया है। विभाग के अनुसार अब तक जिले में करीब 1500 सुपर सीडर मशीन किसानों को दी जा चुकी हैं, जो पराली की खेतों में ही रोटेट कर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करेगा। इससे न केवल प्रदूषण पर रोक लगेगी, बल्कि किसान अपनी जमीन की भी गुणवत्ता में सुधार पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि पराली जलाने के मामलों में अब सख्ती पहले से ज्यादा बढ़ाई गई है। अगर कोई किसान खुले में पराली जलाता पकड़ा गया तो तुरंत मामला दर्ज किया जाता है और सब्सिडी के लाभ से उसे वंचित किया जा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब किसानों की मानसिकता भी बदल रही है। किसान अब खुद जागरूक हो रहे हैं और पराली जलाने की बजाय आधुनिक तरीकों को अपनाने लगे हैं। जिले के कई गांवों में किसान अब सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और बेलन मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पराली को खेत में ही नष्ट किया जाता है। अगली फसल की तैयारी बिना जलाने के ही की जा सकती है। साथ ही किसान संगठन भी अब सरकार की इस नीति के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और वे भी अन्य जिलों के किसानों को इस दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। कृषि विभाग के इस बदलाव को ग्रीन मिशन की तरह आगे बढ़ा रहा है। विभाग का दावा है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो अगले 2 सालों में हरियाणा को पराली मुक्त बनाया जा सकता है। राज्य सरकार का मानना है कि ये मॉडल पूरे हरियाणा में लागू किया जा सकता है। पिछले वर्षों में जहां खेतों से उठता धुआं लोगों के लिए परेशानी बन गया था, वहीं इस बार हालत में स्पष्ट सुधार देखा गया है। पर्यावरण विशेषज्ञ भी मानते हैं कि तकनीक और जागरूकता का मेल ही इस समस्या का स्थायी समाधान बन सकता है। कृषि विभाग अब हर ब्लॉक स्तर पर किसान सभाएं कर रहा है, जहां किसानों को मशीनों के उपयोग और सब्सिडी की जानकारी दी जा रही है। जिला प्रशासन ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार आगे भी उन्हें हर संभव मदद देगी, ताकि किसी भी पराली जलाने की जरूरत महसूस न हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जब रबी फसल की बुवाई शुरू होगी, तब क्या बाकी जिले भी पराली के इस संकट से बाहर निकल पाते हैं या नहीं। यानी कि कुल मिलाकर यही बात आती है सामने कि अगर किसान, प्रशासन और तकनीक एक साथ कदम बढ़ाए तो प्रदूषण और पर्यावरण संकट जैसे समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये उदाहरण पूरे हरियाणा के लिए एक मिसाल बन चुका है, जहां पराली न जलाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा में पराली के अवशेष जलाने को लेकर पिछले कई वर्षों से सरकार और प्रशासन गंभीर नजरिया अपनाए हुए है। खेतों में पराली जलाने से बढ़ते वायु प्रदूषण और लोगों की सेहत पर पड़ रहे असर को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है। इसी पर हमारे संवाददाता कौशिक खान यमुनानगर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो कौशिक, लगातार पराली जलाने के केस बढ़ रहे थे, लेकिन अब यमुनानगर में एक ही केस सामने आया है। इससे सरकार की सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। ज्योति, देखिए, हर साल जो है पराली जलाने के मामले बढ़ते हुए नजर आते थे। इस बार यमुनानगर में जो है सिर्फ एक ही मामला पराली जलाने का यहाँ पर नजर आया है। इसमें हम कृषि विभाग की जो है तत्परता इसे कहेंगे और उनका जो किसानों को जागरूक करने का जो कार्य है उसमें हम जो है इनको सफलता मिलती हुई कहीं न कहीं जरूर कहेंगे, क्योंकि अभी तक जब हम अगर बात करें एक ही मामला पराली जलाने का आया है।
और इसी समय हम जो है यमुनानगर के कृषि विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं आदित्य दबास जी, उनके साथ पर यहाँ लाइव में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है। वो आपसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने जो है यह उपलब्धि हासिल की और किस प्रकार से किसानों को जागरूक किया है और पिछले वर्षों में जो मामले थे वो किस प्रकार थे, क्या थे और इस वर्ष जो है इसमें किस तरह से कमी आई है। हमारे साथ जुड़े हैं डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग के जो है आदित्य दबास जी। जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि ये आज का कारण अचानक इतनी व्यापक स्तर पर ये चीजें कैसे बनी। इसके लिए अगर जो आप पिछले 8-10 साल में देखेंगे तो हरियाणा के अंदर मुख्य तौर पर जो पहले हम करनाल जिले को और उसके आसपास के जिलों को बासमती का बाउल बोलते थे, जहाँ बासमती कटोरा बोलते थे। बासमती के उगाने में और बासमती लगाने में किसानों की जो रुचि है वो पिछले 10 साल में आप देखेंगे तो वो एरिया हट करके तकरीबन वो एरिया यमुनानगर, अंबाला और क्षेत्र में बात करें तो 80% एरिया बासमती का इस साल में घटा। और इस एरिया घटने से क्या हुआ कि जो हमारी दूसरी हाइब्रिड किस्में हैं, जो कम अवधि में पकने वाली किस्में हैं, वो सभी किस्में यहाँ आई और उनका किसानों ने अल्टरनेट देखा कि उनको जो 15 जून के आसपास बिजाई करके उनकी ट्रांसप्लांटिंग करके और उनको वो सितंबर के महीने में उनको काट लेते हैं और एक अन्य बीच में कोई दूसरी फसल ले लेते हैं। या ऐसे किसान जिन्होंने आलू लगाने हैं, सब्जियां, दूसरी सब्जियां, मूली लगानी है, कठोर सब्जियां लगानी है, धनिया लगाना है, तो ऐसे लोगों ने किसानों ने जब इस मामले में उन्होंने देखा कि हमें बीच में 2-3 महीने मिल जाएंगे तो उन्होंने उसको बहुत एक ईजी रूप में लिया कि उसको उन्होंने आग लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि बासमती की जो पराली निकलती है वो आमतौर पर 90%, 90%, 100% कह सकता हूं मैं कि उसकी जो कटाई होती है उसकी कटाई सीधे तौर पर मशीन से नहीं होती है, वो मजदूरों के द्वारा करवाई जाती है, जो उनकी लेबर होती है लेबर से करवाई जाती है। इस प्रकार उसमें आग नहीं लगती थी। तो मुख्य कारण जो था वो ये था कि बासमती का एरिया कम होना और हाइब्रिड वैरायटियों का एरिया ज्यादा होना। जब ये समस्या उत्पन्न हुई और इसके साथ साथ जैसे आप देखा पिछले 10 सालों में ट्रैफिक का बढ़ना, डेवलपमेंट भी होना, अनेकों कारण थे पोल्यूशन के, लेकिन ये भी एक मुख्य कारण था। क्योंकि आप देखेंगे कि उत्तर भारत से मानसून जो विड्रॉ होता है, मानसून को हम ये कहते हैं कि मानसून खत्म हो गया है, वो 15 सितंबर के आसपास खत्म होता है। यानी कि मानसून यहाँ से 15 सितंबर के आसपास अपनी चाल वापस कर लेता है। और पूरे साल में आप देखें तो इन 50 दिन ऐसे होते हैं सितंबर से शुरू होकर के अक्टूबर और नवंबर, जिन दिनों में हवा का रुख जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ चलता है। आमतौर पर पूरे जो साल हवाएं चलती हैं वो पूर्व और पश्चिम हवा चलती हैं। 50 दिनों में जब मानसून वापसी होता है तो इस सीजन में हवा का जो रुख होता है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है। उत्तर में हमारे हिमालय है, हिमालय से हवा चलती है, उसकी गति बहुत धीमी, 2 किलोमीटर पर आवर गति होती है। ऊपर से इन्वायरमेंट में पर्याप्त ठंड शुरू हो जाती है और ठंड जब पड़ती है तो ठंड के में जो ओस पड़ती है और उसमें हवा की गति नहीं होती है तो ये धुआं जो है जहां से होता है वहीं दबना शुरू हो जाता है। तो पोल्यूशन का एक मुख्य कारण ये है। और उसी समय हमारी यहाँ पर धान की कटाई होती है, अगली फसल के लिए, बिजाई के लिए खेतों को तैयारी करते हैं, तो ये पोल्यूशन होने का एक मुख्य कारण है। इसमें 3 मुख्य चीजें सामने आई। एक, किसानों में जागरूकता, किसानों को जागरूक करना कि किस तरह से इसके पर्यावरण के पर दूषित प्रभाव है, मनुष्य पर दूषित प्रभाव पड़ रहा है, पशुओं पर पड़ रहा है, यानी कि जो भी हमारी सृष्टि पर इसका व्यापक जो असर पड़ रहा है उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इसको एक व्यापक स्तर पर लिया गया, गांव-गांव जाकर के प्रचार किया गया। ऐसे 11-12 जिले चयनित किए गए जहां पर धान जो है मुख्य फसल है और जहां पर आर्थिक घटनाएं होती है। उन जिलों में IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, जो हमारा एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा किसान को इन्फॉर्म करना, सूचना देना, उनको शिक्षित करना, अभियान चलाना, ये गांव-गांव जाकर के किया गया। उसके बाद दूसरा, किसानों ने कहा कि जी हमारे पास इसको निपटान के लिए कुछ हमें मशीनें चाहिए, तो मशीनें एक बड़ा काम था मशीनें उपलब्ध करवाना। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, फसल अवशेष प्रबंधन, भारत सरकार ने एक योजना स्टार्ट करी
जिसको हरियाणा सरकार ने बखूबी जो वहां पर फंड मिला उसमें निश्चय लिया गया कि किसी भी तरह किसानों को, जो किसान इस बात का एक्सक्यूज देते हैं मशीनें नहीं है तो मशीनें उपलब्ध करवाई गई। स्वरूप में जब ये अभियान स्टार्ट हुआ 18 में, उस समय मशीनों में उतना आधुनिकरण नहीं था, उस तरह की मशीनें नहीं थी। जो जो समय बढ़ता गया फार्मर्स को अवेयर किया गया, जैसे पहले बताया कि गांव में अभियान चलाना, स्कूलों के द्वारा अभियान चलाना, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, जो भी धार्मिक संस्थान उनके द्वारा उनके द्वारा वहां से सूचना देना, बुद्धिजीवी लोगों को जोड़ना, प्रतिष्ठित गांव के लोगों को जोड़ना, गांव के नंबरदार, सरपंच, उनको जोड़ना। तो इस तरह से हर गांव तक पहले ये बात पहुंचाई गई कि ये जलाना किस तरह से हानिकारक है। फिर मशीनें उपलब्ध करवाएगी, कस्टमर हायरिंग सेंटर बनाए गए। कस्टमर हायरिंग सेंटर्स में ये बताया, किसानों ने कहा कि जी हम इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो एक उनको कहा गया कि आप किसानों का एक समूह बना सकते हो, समूह में आपको 80% छूट मिलेगी। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा मशीनीकरण का जो युग आया वो फसल अवशेष प्रबंधन के दौरान आया और किसानों ने उसको पूरी तरह से हाथों हाथ लिया। सब्सिडियां टाइम पर मिली, किसानों तक मशीनें पहुंची। उसके बाद फिर ये आया निकल के कि इसके कौन कौन से हम ऐसे मेथड है, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम पराली को प्रबंधन कर सकते हैं। दो मुख्य प्रबंध थे, एक इसको हम इंग्लिश में एक्स-सीटू बोलते हैं, इन-सीटू है। एक्स-सीटू का मतलब है कि जो भी आपका फसल है, अवशेष है, उस फसल अवशेष को खेत से बाहर निकालना, यानी कि उसकी गांठें बनाना, उसका दोबारा रीयूज करना, इंडस्ट्री में यूज होना, इथेनॉल प्लांट में यूज होना, या अन्य जगह पर जैसे कोई पेपर फैक्ट्री है, बोर्ड की फैक्ट्री है, उसमें गत्ते में यूज होना। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई कि जिनको पराली का यूज बढ़ने लगा। तो इस प्रकार एक एक्स-सीटू आया। एक्स-सीटू जब आया तो किसानों ने कहा कि इसमें तो हमारा खर्चा होता है, हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो सरकार ने इसके लिए भी जिन किसानों ने आग नहीं लगाएंगे उन किसानों को 1000 रुपए प्रति एकड़ से डायरेक्ट उनके खातों में देने का प्रावधान किया और आज वो राशि बढ़ा करके 1200 रुपए कर दी। मुझे बड़े खुशी हो रही है बताते हुए आपको कि यमुनानगर में पिछले साल अगर जो 14 अक्टूबर तक हम बात करें तो पिछली 14 अक्टूबर तक 22 मामले आर्थिक घटनाओं के आए थे। इस साल केवल 1 मामला आया है, क्योंकि पिछले साल 12 करोड़ रुपए की जो राशि है वो प्रति एकड़ 1000 रुपए किसानों के सीधे खातों में दी गई। यानी कि जो उनका अतिरिक्त खर्चा होता था इस फसल अवशेष प्रबंधन को करने में वो किसानों को दिया गया। इस साल 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि अगली बार पिछले साल जो राशि 12 करोड़ रुपए थी, अब की बारी राशि 30 करोड़ रुपए तक पहुंचेगी। दूसरा जो इन-सीटू है, इन-सीटू में जिसमें हम खेत की पराली को खेत के अंदर ही मिला देते हैं तो उसको हम इन-सीटू बोलते हैं। तो उसके अंदर तकरीबन जो हमारा सुपर सीडर जो सबसे कारगर मशीन है वो आज जिले में बात करूं तो 1500 से ज्यादा की संख्या में सुपर सीडर यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये भी मशीनीकरण का भी काम किया। एक्स-सीटू, इन-सीटू लोग किसानों को प्रोत्साहन देने का भी काम किया। जैसे मेरा फसल मेरा ब्यौरा, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी सरकार की, जो सफल हुई है, उसमें इस साल ये ऑप्शन दिया गया कि जो किसान मेरा फसल मेरा ब्यौरा देगा इसमें कितने एकड़ में पैडी लगाई है, कौन सी फसल लगाई देने वाली है। तो वहीं पर एक ऑप्शन दिया गया कि आप ये भी इसमें दर्ज करवाएंगे कि आप अपनी जो आपने पैडी की फसल गिरी लगाई है, धान लगाया है, उसका निपटारा कैसे करेंगे। उसने एक्स-सीटू पे ऑप्शन दिया या उसने इन-सीटू पे ऑप्शन दिया। तो उसको समय पर मशीनें उपलब्ध करवाना, उसको कैसे करना है, कहाँ मशीन मिलेगी, कौन उसको उठा के लेके जाएगा, ये उसको एक्स-सीटू करना है। तो उसके आसपास में किसके पास मशीन उपलब्ध है, इन सबका ध्यान रखा गया। और उसी तरह आज आप देखेंगे कि तकरीबन 70 से 75% जो हार्वेस्टिंग है यानी कि कटाई का कार्य पूर्ण हो चुका है, मंडियों में उपज आ चुकी है। और अभी तक सिर्फ एक ही मामला, और वो भी सैटेलाइट के माध्यम से नहीं, वो हमें वैसे ही एक रूटीन में हमें एक मामला संज्ञान में आया कि उस किसान ने आग लगाई है, तो इस प्रकार उस पर एक्शन लिया गया। तो जहां एक्शन की बात है, एक्शन तभी लिया जाता है जब कुछ किसान भाई को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अन्यथा इतनी प्रकार की सब्सिडियां देना, व्यापक स्तर पर मुहिम चलाना, इंसेंटिव उनके डायरेक्ट उनके खातों में देना, और कहीं ना कहीं किसान भाई को समझ में आने लग गया कि इससे इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन है वो आने वाली पीढ़ियों पर भी फर्क पड़ेगा, जमीन की उपजाऊ शक्ति भी खराब होती है। तो आज उसी का नतीजा है कि आप देख पाएंगे
कि पिछले साल अगर जो हम बात करें तो अभी तक 22 इंटर में थे, मतलब 22 तो हमारे पास प्रीफायर लोकेशन आई थी, उसके पिछले साल 35 थे आज की डेट में, उसके पिछले साल 6 थे, उसके पिछले हम 22 थे, यानी कि अब एक मामला है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 99.9% जो है आपका आदित्य जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि लगातार हरियाणा में पराली मुक्त हरियाणा बनाने के लिए लगातार विभाग की ओर से पहल की जा रही है। इसी के बीच विभाग की ओर से कई मशीनें और कई आधुनिक तकनीकों के जरिए किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत यमुनानगर में सिर्फ एक पराली जलाने का मामला सामने आया है। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।